आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड का रिवर सिस्टम है। और उत्तराखंड के नदी तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा है। उसमें पहला नाम है टोंस यमुना नदी तंत्र, दूसरा भागीरथी अलकनंदा और तीसरा बना लिया हमने काली और सरयू नदी तंत्र। मतलब ये दो आपस में मिलाएंगे तो रिवर सिस्टम बनेगा बड़ा सा। उसके अलावा ये 2 नदियां मिलने वाली हैं और ये 2 नदियां भी आपस में मिलने वाली हैं। अब इसको हमने मतलब उत्तराखंड के मानचित्र के अकॉर्डिंग बना रखा है कि सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है, फिर मध्यवर्ती नदी तंत्र और सबसे पूर्वी नदी तंत्र। इस टाइप से भी प्रश्न बने हैं। तो मैं जैसे जैसे प्रश्न उसने पूछे हैं वैसे ही बना रहा हूं। अगर ये पश्चिमी नदी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी नदी तंत्र रिवर सिस्टम, उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी नदी तंत्र कहेगा तो आप कहोगे टोंस यमुना रिवर सिस्टम, सबसे पश्चिमी नदी तंत्र। अच्छा, दूसरा कहता है तो यानी मध्यवर्ती नदी तंत्र, मध्यवर्ती रिवर सिस्टम, समझ जाना, रिवर सिस्टम तो चल ही रहा है। और सबसे पूर्वी नदी तंत्र, पूर्वी नदी तंत्र। ये हमने 3 नदी तंत्र बना लिए, सबसे पश्चिमवर्ती या पश्चिमी कहते हैं इसको, मध्यवर्ती और पूर्वी नदी तंत्र। तो 3 है हमारे नदी तंत्र। इनमें इसके अलावा जो नदियां बचेंगी, इसमें जैसे पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र शामिल नहीं हो पाएगा, और छोटी मोटी जो नदियां हैं नैनीताल अल्मोड़ा के आसपास बहने वाली, वो भी इसमें, कोसी नदी भी मुश्किल है इसमें से आना। लेकिन इन नदी तंत्रों में कौन कौन से पार्ट आते हैं, हमें एक एक करके प्रश्न से होगा। टोंस नदी यमुना नदी तंत्र आज का हमारा टॉपिक बन सकता है। बड़ा टॉपिक अपने आप में, अभी देखने में आपको लग रहा होगा कि छोटा मोटा है, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। हम कोशिश करेंगे इस नदी तंत्र पर आधारित जितने भी मतलब उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं हैं नदियों पर, इन उत्तराखंड में जितने भी बांध हैं इन नदियों पर, वो सब आने हैं। और कोशिश करेंगे कि इन नदियों के तट पर बसे शहर भी आ जाए उत्तराखंड के। फिर ये नदियां कहां से निकलती हैं, कहां गिरती हैं, कितने किलोमीटर लंबाई है, लंबाई के अनुसार उत्तराखंड की नदियों का सही क्रम। तो मतलब ये टॉपिक अपने आप में बड़ा है, तो इसे छोटा टॉपिक नहीं मान सकते हम, इसीलिए इसको आराम आराम से कवर करते हुए जाएंगे हम। हमें केवल आज का टॉपिक हमें टोंस यमुना नदी तंत्र को कवर करने का लक्ष्य रहेगा। तो कोशिश करता हूं इसको मेन पॉइंट पर लाने की। अब टॉपिक है हमने बनाया कि टोंस, तमसा भी कहते हैं इसको, यमुना नदी तंत्र, टोंस और यमुना नदी तंत्र। हमने पहला वाला ले लिया, यानी पहला पार्ट ले लिया, फर्स्ट ले लिया मैंने। सबसे पश्चिमवर्ती नदी है टोंस, इसलिए टोंस पहले नाम आया, फिर यमुना, तब यमुना नाम आया। तो इसको कैसे पढ़ा जाए? अब उत्तराखंड के मैप भी सामने रहता, रफ स्केच तो वो भी अच्छा रहता, और उसके अलावा रफ स्केच हम साइड में बनाते रहेंगे। तो एक छोटा सा मैप यहां पर रखता हूं उत्तराखंड का फटाफट से, और अगर हमें बाई चांस कहीं देखना पड़े तो हमें इस मैप की मदद भी लेनी पड़ सकती है। अब मैप बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं इसको कवर कर देता हूं यहीं पर कि टोंस यमुना नदी तंत्र को कैसे कवर किया जाए। अब उत्तराखंड के जिलों का आपको आइडिया आ चुका है कि कौन कहां पर है। सबसे पश्चिमवर्ती, पूर्ववर्ती या कुमाऊं के जिले, गढ़वाल के जिले, इस टाइप से अब आप समझ रहे प्रश्न को। ये उत्तराखंड का रफ स्केच सामने रख दिया हमने। अब इतना आपको पता चल चुका है इस मानचित्र में कि ये उत्तरकाशी है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, उत्तरकाशी यूं लिख देता हूं। और ये टिहरी है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, लिख देता हूं। और ज्यादा या पौड़ी की जरूरत पड़ेगी, इसको भी लिख देता हूं, पौड़ी। और ये आपका पता ही है देहरादून है, इसको भी डी लिख देता हूं। और हरिद्वार जरूरत पड़ेगी, इसकी लिख देता हूं, नहीं तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे हमारा आज का काम हो जाएगा। फिर भी चमोली है, बागेश्वर, ये आपको पता ही है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत, इतना हमें पता रहता है। अच्छा, दूसरा इधर हिमाचल प्रदेश है, हमें ये भी पता है हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम की तरफ है, और ज्यादा से ज्यादा इधर का लिखाना पड़ेगा तो इधर हरियाणा है, और ज्यादा इधर यूपी है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी जरूरत पड़ सकती है इनकी कौन कहां से निकलती है। और जिसके अलावा यहाँ पर तिब्बत का क्षेत्र है, ये आपको पता है, तिब्बत चीन अधिकृत क्षेत्र पूरा, और ये नेपाल है, ईस्ट की तरफ पूरा नेपाल लगा हुआ है। क्लियर हो गया मानचित्र। अब हमारा जो टॉपिक हमने मान रखा है, क्योंकि टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है भैया नदी तंत्र में, फिर जिसका मिस हो रहा है उनको कवर कराता हूं 1 मिनट के लिए। छोटा सा टॉपिक है आज का, उत्तराखंड का नदी तंत्र 3 प्रकार का, टोंस यमुना, भागीरथी अलकनंदा, काली सरयू। क्लियर हो जाने चाहिए क्लास के लास्ट तक।
अच्छा, उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी नदी तंत्र कौन सा है? तो पश्चिमी मैंने लिखा हुआ है टोंस यमुना। मध्यवर्ती नदी तंत्र कौन सा है? तो भागीरथी अलकनंदा। और उसके अलावा पूर्ववर्ती नदी तंत्र कौन है? तो काली सरयू। तीनों हो गए हमारे पास, 3 प्रश्न तो यहीं से बन गए। फिर हमने सबसे पहले ये वाला लिया है कि टोंस यमुना नदी तंत्र क्या कहते, कहां है, और फिर दूसरा, फिर तीसरा, इनको कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने लिया है कि टोंस यमुना नदी तंत्र कहां है और इससे क्या प्रश्न बनते हैं। अब इसलिए हमने हल्का सा मैप रख दिया सामने कि टोंस यमुना नदी तंत्र को कैसे समझा जाए। टोंस यमुना का मतलब है कि टोंस नदी यमुना में मिलती है कहीं ना कहीं। रफ स्केच की बात करूंगा इस डायग्राम में, तो मैं थोड़ा सा रफ स्केच बना देता हूं यहीं पर, कैसे मतलब मानचित्र में अगर दिखाना पड़े तो हमें कैसे दिखाएंगे। यह है उत्तरकाशी। यमुना नदी के बारे में आपको पता है, यमुनोत्री के समीप यमुनोत्री कांठा या आजकल बंदरपूंछ ग्लेशियर दे रहा है, यहां से निकलती है स्वर्गारोहिणी के आसपास से, ये यमुना नदी है। और फिर उत्तरकाशी कवर करने के बाद यहां से देहरादून में प्रवेश कर जाती है, ये यमुना नदी है। अच्छा, टोंस नदी की बात करूंगा तो टोंस नदी की एक धारा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और दूसरी धारा इसी के समीप स्वर्गारोहिणी के आसपास से निकलती है। नेटवार क्षेत्र उत्तरकाशी में मिल जाती है दोनों, रुपिन और सुपिन। रुपिन नदी हिमाचल से निकलती है, सुपिन स्वर्गारोहिणी के आसपास से निकलती है। नेटवार उत्तरकाशी के पास जब मिल जाती है तो यहीं पर इसको तमसा कहा जाता है, तमसा। तमसा के नाम से आगे बढ़ जाती है, यही टोंस है। और आगे आने के बाद धीरे धीरे इस बॉर्डर कवर करने के बाद यहां पर मिल जाती है कालसी का क्षेत्र। रफ स्केच रख रहा था आपके सामने, यह है कालसी जहां पर हमने पॉइंट आउट किया है। तो कालसी में ये टोंस नदी जो सबसे पश्चिमी टोंस नदी है, इधर अगर जगह है तो यहां पर लिख देता हूं टोंस, और ये यमुना है, ठीक ही हो गया, ये यहां पर यमुना है, तो यहां पर है कालसी। रफ स्केच तो ये है, सरल भाषा में अगर कहूं तो, कि यमुनोत्री कांठा या बंदरपूंछ ग्लेशियर से यमुना नदी निकली और इसकी 2 धाराएं हैं, एक हिमाचल से एक यहां से। जब लिख रहे होंगे उसमें जरूरत पड़ेगी हमें। ये तो सुपिन है और ये रुपिन है, तो दोनों नेटवार के पास मिली उत्तरकाशी के, फिर आगे बढ़ने के बाद कालसी के पास टोंस दाईं ओर से यमुना से मिल जाती है और फिर ये दोनों नदियां यमुना के नाम से आगे बढ़ जाती है। रफ स्केच तो ये है। ये फिर धीरे धीरे ये यहां से यमुना नगर हरियाणा में चली जाती है यमुना के नाम से, यहां से हरियाणा से दिल्ली होते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है, मथुरा आगरा की तरफ, और फिर इलाहाबाद में गंगा से मिल जाएगी। नॉर्मल प्रश्न। लेकिन हमें एक एक चीज कवर करनी होती है, खासकर यमुना नदी की और गंगा की और अलकनंदा की। टोंस नदी से प्रश्न अलग से बन रहे होते हैं, तो मैं सबसे पहले टोंस नदी की तरफ चलता हूं, एक एक करके पॉइंट बनाऊंगा आपके लिए। सबसे पहले चलते हैं इसमें भी टोंस नदी की तरफ। जो बेसिक क्वेश्चन है वो साइड से लिख देता हूं, और जो जनरल प्रश्न मतलब आजकल नए नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान दिलाना पड़ेगा मुझे। टोंस नदी, अब हमारे दिमाग में यह कि ये टोंस नदी है, टोंस की 2 धाराएं हैं, और उसके बाद ये नेटवार में मिलने के बाद देहरादून आती है और फिर यमुना की सहायक बन जाती, फिर यमुना में समा जाती, तो यमुना ज्यादा फेमस है न कि टोंस। लेकिन अगर डिटेल पूछे टोंस नदी का, जैसे प्रश्न क्या पूछता है, जैसे प्रश्न में नंबर डाल देता हूं, कितने प्रश्न बन सकते हैं टोंस नदी से, कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है कि उद्गम, कि टोंस नदी का रिसोर्स कहां से है, कहां से निकलती है, सबसे पहला पॉइंट। तो नॉर्मली जैसे बुकों में लिखता है रुपिन सुपिन ग्लेशियर से निकलती है। अब वैसे तो मैं भी वैसे लिखने वाला हूं, रुपिन सुपिन ये नदियां हैं और ग्लेशियर भी हैं, लेकिन यहां पर चूंकि ग्लेशियर लिखना है हमने, रुपिन सुपिन ग्लेशियर। ये तो कॉमन क्वेश्चन होता है, जनरल क्वेश्चन पूछे तो कहां से निकलती रुपिन सुपिन ग्लेशियर से, लेकिन हमें अपना डिटेल प्रश्न से होता है। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि इस नदी से कुछ भी नहीं बचना चाहिए, यानी किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए, इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें 2 हैं, अब एक रुपिन एक सुपिन, मैं थोड़ा डिटेल करने वाला हूं, तो यहां पर नोट करके प्रश्न बना देता हूं। जैसे क्वेश्चन या जैसी डिमांड वैसा ही उत्तर। सबसे पहले रुपिन पर काम करता हूं कि रुपिन नदी क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश के इस डोडरा क्वार क्षेत्र से निकलती कहता है रुपिन नदी हिमाचल प्रदेश के, ये जगह दे रहा है डोडरा क्वार,
मतलब ये हिमाचल की नदी है वैसे देखा जाए तो, उद्गम तो हिमाचल में हो रहा है तो हिमाचल की होगी, तो डोडरा क्वार क्षेत्र हिमाचल में है, से निकलती है। से निकलती है। पहला प्रश्न मिल गया। पहले तो हमने सीधा उद्गम लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, रुपिन सुपिन ग्लेशियर, लेकिन हमें डिटेल चाहिए थी। डिटेल के लिए हमने सबसे पहले रुपिन पर काम करना था कि रुपिन हिमाचल प्रदेश के ये डोडरा क्वार क्षेत्र यहां से निकलती है। अच्छा, जब आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड यानी उत्तरकाशी में प्रवेश कर जाती है। तो दूसरी लाइन लिखता हूं इसके ठीक नीचे इसी टाइप से। अच्छा, फिर कहां पर मिलती है पूछता है, तो दूसरा पॉइंट बनाऊंगा सुपिन से। सुपिन नदी मतलब उत्तराखंड की, रुपिन और शुपिन में से शुपिन उत्तराखंड की है। अच्छा, सुपिन नदी कहां से निकलती है, तो सुपिन नदी उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी से, स्वर्गारोहिणी क्षेत्र मतलब उत्तराखंड के मानचित्र की बात करूं, कभी हमें लगता है यार स्वर्गारोहिणी कहां है, तो स्वर्गारोहिणी का कोई पर्टिकुलर जिले के अनुसार नाम नहीं है। पहले पुराणों में या फिर स्कंद पुराण में जो स्वर्गारोहिणी के लिए आया कि पांडव किस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद स्वर्गारोहिणी जाना चाहते थे और फिर वो शिव के दर्शन करना चाहते थे। भगवान कृष्ण के करने पर उन्होंने शिव के दर्शन किए भी और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने हरिद्वार से लेकर, ये हरिद्वार है, यहां से लेकर मायापुरी से लेकर भृगुतुंग पर्वत तक, मतलब यहाँ रुद्रप्रयाग तक जहां पर केदारनाथ मंदिर वहां तक की यात्रा की थी। तो ये जो उत्तर का क्षेत्र माना जाता है, ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र स्वर्गारोहिणी माना जाता था, जो कि महान हिमालय है। अगर वैसे समझना है व्यवहार में, तो जो ग्रेट हिमालय का क्षेत्र है उत्तराखंड का, ये स्वर्गारोहिणी का क्षेत्र था। ये आगे जाकर यहां पर था जहां संतो पंथ ताल, यानी पूरा क्षेत्र स्वर्गारोहिणी था, तो इसलिए स्वर्गारोहिणी लिख दे रहा है वो। सुपिन नदी उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी से निकलती है। दोनों का क्लियर हो गया हमें। रुपिन सुपिन मतलब रुपिन नदी रुपिन ग्लेशियर से निकलती है, सुपिन नदी सुपिन ग्लेशियर से निकलती है। तो रुपिन है आपकी हिमाचल की, शुपिन है उत्तरकाशी की यानी उत्तराखंड। अब दोनों कहां पर मिलती हैं उस प्रश्न को भी यहीं पर लिख देता हूं। जो जो खास पॉइंट होगा मैं उसको नोट आउट करता रहूंगा, नोट करके प्रश्न ला देता हूं। रुपिन तथा सुपिन नदियां उत्तरकाशी के, रुपिन तथा सुपिन नदियां उत्तरकाशी के नेटवाड़ क्षेत्र में, नेटवाड़ उत्तरकाशी का क्षेत्र आया है, नेटवाड़ में मिलती है, लिख देता हूं सीधा, में मिलती है मतलब संगम है वहां पर। आप ये कहिए कि एक पहला संगम मिल गया आपको छोटा मोटा उत्तराखंड का। कई संगमों का जिक्र करते रहेंगे हम लोग, मैप सामने रखा है हमने, और हमने कहा कि ये रुपिन निकली यहां से और यहां से सुपिन निकली, तो दोनों आपस में यहां पर मिल गई। ये नेटवाड़ क्षेत्र है ये उत्तरकाशी का। उसके बाद इसे तमसा के नाम से जाना जाता है और तमसा के नाम से आगे की ओर चली जाती है। कहीं पर इसको तमसा भी लिखा हुआ है तो समझ जाना। नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं। एक फर्स्ट संगम मिल गया हमें नेटवाड़ उत्तरकाशी में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, नेटवाड़ के बाद मतलब उत्तरकाशी के बाद रुपिन सुपिन मतलब दोनों मिल चुके हैं। रुपिन सुपिन को तमसा, इस एक्चुअल में तमसा इसका नाम हिमाचल प्रदेश में, मतलब अगर प्रश्न पूछे कि टोंस का तमसा नाम कहां है तो हिमाचल प्रदेश में। जो रुपिन आती है उसका नाम था संभवतः तमसा, इस वजह से दोनों को तमसा कह देते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है जो क्षेत्र है, इस वजह से लिख देता है। नेटवाड़ के बाद रुपिन सुपिन को तमसा के नाम से, एक्चुअल में तमसा रुपिन है के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। जो मूलतः मतलब ये मान के चले कि नेटवाड़ के पास भी इसको तमसा कहते हैं। तमसा मूलतः हिमाचल से आती है जो नदी, रुपिन वो है। तो जो मूलतः रुपिन नदी है, मतलब रुपिन को तमसा कहते हैं हिमाचल के लोग, रुपिन नदी है। लेकिन अब दोनों का संगम होने के बाद भी वहां पर भी इसको कह देते हैं रुपिन नदी है।
अगर इस क्वेश्चन को अलग अलग करता तो मैं कहता कि तमसा रुपिन को कहते हैं हिमाचल प्रदेश के लोग, सीधी सी बात। लेकिन फिर भी इसने क्वेश्चन ऐसे पूछा है, इसलिए हमने लिख दिया कि नेटवाड़ के बाद भी इसको कहीं न कहीं रुपिन शब्द का यूज किया गया, सॉरी तमसा शब्द का यूज किया, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा प्रश्न बन गया है कि जो मूलतः रुपिन नदी थी, तमसा रुपिन को कहते थे कुल मिलाकर। अच्छा, जो भी आगे इसके बाद अब प्रश्न जो जो बनते हैं हम उन प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। अब प्रश्न क्या बनते हैं कि जो तमसा नदी है या टॉस नदी है, टॉस नदी, और क्या क्या प्रश्न बनते हैं उत्तराखंड की, जो जो प्रश्न है मैं सब लिखता रहूंगा। उत्तराखंड की सबसे पश्चिमी नदी है, ये जनरल क्वेश्चन आपने भी सुने होंगे। उत्तराखंड की सबसे पश्चिमी नदी तो कौन है, तो टॉस, तमसा। अच्छा, और टाइप के प्रश्न क्या पूछे यहां पर, पूछा है कि हिमाचल से सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो एक प्रश्न और। वैसे तो इस डायरेक्ट प्रश्न है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। टॉस नदी हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाली नदी मतलब उत्तराखंड की नदी है। प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है उत्तराखंड की एकमात्र नदी या ऐसी नदी जो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाती है, तब हमें दिक्कत होती है। अगर हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, प्रश्न और भी है, टॉस नदी उत्तराखंड के कितने जिलों में बहती है, तो एक प्रश्न और, टॉस नदी उत्तराखंड के 2 जिलों में बहती है। टॉस नदी उत्तराखंड के 2 जिलों में बहती है, प्रश्न मिल गया हमें फिर से। 2 जिले कौन कौन से हैं, चाहे तो डायग्राम देख लें, नहीं तो हमें यहां पर पता है कि उत्तरकाशी तो बहेगी बहेगी, उसके बाद देहरादून में भी बहेगी। एक और प्रश्न मिल गया, उत्तरकाशी और देहरादून में बहती है, मतलब केवल 2 जिलों में बहती है टॉस नदी। ये प्रश्न बनते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रश्न टॉस नदी से जितने भी हम प्रश्न बनाना चाहें। छोटा सा डायग्राम हमने रफ डायग्राम बना रखा था यहां पर, इसको समझने के लिए, और इस पर बेस क्वेश्चन बनाने की कोशिश हो रही है। अब जितने भी प्रश्न बन रहे हैं कहीं ना कहीं इसी पर आधारित प्रश्न। ये देखिए टॉस नदी पर। अब टॉस नदी उत्तराखंड की, इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर पश्चिम है, तो सबसे पश्चिमवर्ती नदी है, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाती है, 2 जिलों में बहती है। देखिए देहरादून और सॉरी ये उत्तरकाशी और देहरादून, अभी तक जितने भी प्रश्न बने हैं। अब यहां से ये रुपिन थी, ये सुपिन, इसका नाम आर लिख देता हूं, आर रुपिन, और ये सुपिन, सुपिन स्वर्गारोहिणी, एस से स्वर्गारोहिणी, एस से सुपिन, और रुपिन डोडरा क्वार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। अब यहां पर नेटवाड़ में मिलती है, एन लिख देता हूं, ज्यादा बड़ा मैप नहीं है, नेटवाड़ से निकलती है, आगे बढ़ जाती है, और फिर कालसी में यमुना से मिलना है इसने। इस बीच जितने भी क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब बनाते रहेंगे अभी, और भी क्वेश्चन होंगे। अच्छा, इसके अलावा प्रश्न देख लेते हैं, कुछ और है तो। अब प्रश्न पूछता है कि टॉस नदी पर, जैसे ही टॉस नदी मतलब देहरादून में प्रवेश करती है तो वहां पर काफी कुछ प्रश्न हैं इससे। एक बार प्रश्न पूछा कि टॉस नदी यमुना से किस ओर से मिलती है, तो एक प्रश्न पहले मैं लिख लेता हूं इसे, तब आगे बढ़ते हैं। टॉस नदी कालसी, कालसी कहीं डाक पत्थर कहीं कुछ इस टाइप के नाम जाए, या देहरादून, हमें पता है ये सब देहरादून में है। टॉस नदी कालसी के पास, कालसी के पास दाईं ओर से, राइट हैंड साइड से, दाईं ओर से यमुना में मिलती है। यमुना में मिलती है। प्रश्न आपको मिल गया फिर से, दाईं ओर से मिलती है, राइट हैंड साइड से मिलती है। तो रफ स्केच में यहां पर साइड में बनाता रहूंगा। अब कैसे दाईं ओर से मिलती है, तो इधर ले लेता हूं, जगह है मेरे पास। जैसे कभी लगता है यार दाईं ओर से कैसे, यमुना ऐसे आ रही थी, यमुना ऐसे आई इधर की ओर, ये कालसी माना, टॉस यहां से आई, टॉस ऐसे आई और ऐसे आई, फिर इसके बाद यहां पर मिल गई। अब जब यमुना इधर की ओर आ रही है, यमुना है, वाई लिख देता हूं, और ये टॉस है। वैसे तो ये रुपिन है और ये सुपिन है, यहां हुई ये टॉस जब मिल गई नेटवाड़ क्षेत्र में। उसके बाद यमुना ये है कालसी। अब कालसी में जैसे अब ये यमुना इधर की ओर आ रही, तो इसका राइट इधर हुआ, इसका राइट इधर हुआ, और लेफ्ट इधर हुआ, ये देखिए। तो टॉस नदी यमुना में कालसी के पास कहां से मिलती है, राइट हैंड साइड से।
इसलिए हमने लिखा है दाईं ओर से। ये देखिए क्लियर हो गया होगा आपको किधर से मिलती है, इसलिए मैं साइड में रफ स्केच रखता रहूंगा, जहां जहां लगेगा कंफ्यूजन टाइप का है। अच्छा, इसके अलावा जो प्रश्न बने हैं, जैसे ही टॉस नदी देहरादून में प्रवेश करती है तो यहां पर मतलब टॉस नदी का अस्तित्व कहां से कहां तक हुआ, जहां से वो निकलती है वहां से लेकर कालशी तक। तो टॉस नदी की लंबाई अगर पूछेगा तो जहां से वो निकलती है वहां से लेकर कालशी तक हो गई, तो ये लंबाई लगभग 148 किलोमीटर देता है। तो मैं नेक्स्ट प्रश्न बनाता हूं, टॉस नदी की कुल लंबाई, टॉस नदी की कुल लंबाई 148 किलोमीटर, 148 किलोमीटर है टॉस नदी की, ध्यान रखिएगा। लेकिन कहां से कहां तक पूछेगा तो जहां से वो निकलती है वहां से कालशी तक हो गई। 148 किलोमीटर की लंबी नदी है टॉस। तो एक प्रश्न और मिला हमें छोटा मोटा। अच्छा, इसके अलावा प्रश्न देखते हैं टॉस नदी से। टॉस नदी पर जो आधारित प्रश्न है, कोई बांध, कोई जल विद्युत परियोजनाएं या किसी प्रकार की कोई भी उत्तराखंड सरकार की या उत्तराखंड और हिमाचल की कोई संयुक्त प्रोजेक्ट वगैरह है तो ये भी पूछता है। अच्छा, टॉस नदी जैसे ही तमसा के नाम से नेटवाड़ से आगे बढ़ती है तो वहां पर पावर जल विद्युत परियोजना है इस पर। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट बनाऊंगा, टॉस नदी पर तो यहां पर एक प्रश्न मैप के सहारे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ये है, देखिए जैसे ही टॉस नदी यहां पर पहुंचती है, अब देखिए यहां पर पहुंची और इसके बाद देहरादून में प्रवेश करेगी। यहां पर देहरादून में बहुत सारे शहर हैं इस नदी के तट पर। ये यहां पर त्यूनी है, त्यूनी सुना होगा आपने देहरादून का। अच्छा, यहां पर हनौल है, हनौल जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। यहां पर इसके थोड़ा इसी के आसपास हिमाचल से ही नदी आती है, पावर नदी है, हिमाचल की नदी एक्चुअल में पावर। तो पावर नदी और टॉस नदी के पास, मतलब इनके मिलन स्थल के पास यहां पर है पावर जल विद्युत परियोजना। तो कभी पूछता है पावर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर, वैसे तो टॉस लिख देना उत्तराखंड की किताबों में, लेकिन पावर नदी हिमाचल प्रदेश की है, हमारे बॉर्डर की है, इस वजह से पावर जल विद्युत परियोजना पूछेगा तो आप टॉस कह सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, तो मैं प्रश्न बनाने वाला हूं यहां पर। हिमाचल प्रदेश से होंगी वैसे भी, क्योंकि बॉर्डर में वही है, सीधी सी बात है। अगर इस टाइप के प्रश्न आते भी हैं किसी प्रकार से, हमने लिखा है टॉस नदी पर टॉस नदी पर हिमाचल और उत्तराखंड में देहरादून, उत्तराखंड की सीमा पर, टॉस नदी पर हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर पावर जल विद्युत परियोजना, पावर जल विद्युत परियोजना है। तो ये एक्चुअल में पावर है, पावर नहीं, पावर। तो पावर नदी संभवतः हिमाचल प्रदेश की नदी है और वो जैसे ही टॉस में मिलती है वहीं पर पावर जल विद्युत परियोजना है। इस वजह से टॉस बड़ी नदी है, टॉस का नाम आ रहा है। एक्चुअल में ये जो प्रोजेक्ट है वो पावर नदी के पानी को लेकर है, इसका नाम पावर जल विद्युत परियोजना इसलिए रखा गया है। मतलब हुई तो नदी पर, लेकिन चूंकि जहां पर ये मिलती है टॉस पर, वहीं पर ये प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब वहां संगम के आसपास ये प्रोजेक्ट है, इस वजह से टॉस का नाम पहले आ जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर बाई चांस पावर जल विद्युत परियोजना पूछ दे तो पावर नदी पर, लेकिन अगर पावर ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि पावर जल विद्युत परियोजना पावर नदी पर ऑप्शन तो पूछेगा नहीं, सीधी सी बात है। अगर ऐसा ही होगा तो फिर पावर ही होगा, सीधी सी बात। अगर बाई चांस पावर नदी नहीं है तो आप समझ जाना वो टॉस पर है, तो इसलिए हमने पहले ही लिख दिया कि टॉस नदी पर पावर जल विद्युत परियोजना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं, टॉस नदी। अब जैसे ही टॉस नदी पावर प्रोजेक्ट की बात देहरादून में प्रवेश कर जाती है तो वहीं पर जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होगा, उसे कहते हैं हम लोग हनौल, देहरादून में है जो। टॉस नदी पर देहरादून के जौनसार भाबर में होगा, वैसे हो देहरादून में जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध, जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। जितने भी क्वेश्चन है सब आने वाले हैं, हनौल।
है। आपको पता है जौनसारी जनजाति के बारे में कि जौनसारी जनजाति लोग शिव की पूजा करते हैं, महासु कहते हैं वो अपने ईश्वर देवता को, शिव को, तो महासु देवता की पूजा करते हैं। और महासु देवता से संबंधित सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल देहरादून में हनौल है, जौनसार भाबर में, और वो टोंस नदी पर है, ध्यान रखिएगा। तो हनौल जो कि महासु देवता से, मैं यहां पर एक लाइन लिखी देता हूं इसी में एक्स्ट्रा पॉइंट बना के, इसी में एरो लगा देता हूं। महासु देवता मंदिर, ये जौनसार जनजाति का प्रसिद्ध मंदिर है महासु, हनौल, और वो महासु यानी शिव देवता का मंदिर है, और वो है देहरादून में। नदी पूछेगा तो टोंस। प्रश्न बनते जा रहे हैं हमारे धीरे 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 करके। अच्छा, इसी के आसपास आप देखेंगे हनौल के पास, तो वहां पर है त्यूनी, पर्यटन स्थल कहो या फिर देहरादून में स्थित, मैं एक पॉइंट ऐसे लिखूंगा इसमें, देहरादून में स्थित, जौनसार भाबर के एकदम पश्चिम में है, देहरादून में स्थित त्यूनी टोंस नदी के तट पर है। मैं इसलिए भी लाया क्योंकि उत्तराखंड में त्यूनी से लेकर लोहाघाट तक एक परियोजना बनाई जा रही है, सड़क परियोजना, आपने सुना होगा। तो वो त्यूनी उस समय जरूरत पड़ेगी, त्यूनी है कहां, तो इसे पर्यटन स्थल भी कहा जा रहा है आज की डेट में, लेकिन ये त्यूनी जौनसार भाबर के एकदम पश्चिम में, देहरादून के पश्चिम में है, और जहां से लोहाघाट के मध्य एक हाईवे बन रहा है, या बनने में है, अभी भी निर्माणाधीन है, 2005 से बन रहा है उसे, हिमालयन हाईवे के नाम से उसे जाना जा रहा है। मतलब त्यूनी से लोहाघाट को मिलाने वाला हिमालयन हाईवे, जो कि 2005 से निर्माणाधीन है, इन्हीं दो शहरों को जोड़ रहा है, देहरादून के त्यूनी को और चंपावत के लोहाघाट को। तो प्रश्न बन गया हमारा, लेकिन हमें चाहिए था, क्योंकि हम टोंस नदी पर हैं, तो देहरादून में स्थित त्यूनी टोंस नदी के तट पर, टोंस नदी के तट पर शहरों की बात करूंगा तो एक तो आ गया यहां पर हनौल, दूसरा त्यूनी आ चुका है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं देहरादून में टोंस नदी पर, नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं। कहते हैं कि टोंस नदी जब देहरादून में प्रवेश करती थी, उस टोंस नदी का जो बेसिन है देहरादून में, वहां पर बहुत सारे जंगल है। उत्तराखंड में किस नदी बेसिन में सबसे अधिक जंगल है, अगर प्रश्न बनाए तो आपको टोंस ही होगा। तो मैं एक और प्रश्न बना देता हूं, टोंस नदी बेसिन मतलब नदी के आसपास का क्षेत्र, टोंस नदी बेसिन में उत्तराखंड में, प्रश्न बहुत बार पूछ दिया, ये सर्वाधिक वन है, टोंस नदी बेसिन में उत्तराखंड में सर्वाधिक वन है, मतलब उत्तराखंड में सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में है, तो टोंस नदी बेसिन में। अच्छा प्रश्न था। एक और प्रश्न हमें मिल गया, इसके अलावा जो देहरादून में है एक टपकेश्वर शिव मंदिर, मतलब महाशिवरात्रि को जहां पर मेला लगता है, वो भी कहीं न कहीं टोंस नदी के तट पर है, देहरादून में प्रसिद्ध शिव मंदिर। एक प्रश्न और बना देता हूं, टोंस नदी तट पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और शिव मंदिर, महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है यहां पर, शिव मंदिर टपकेश्वर। देहरादून में टपकेश्वर सुना ही होगा आपने, टपकेश्वर है। एक और प्रश्न मिल गया हमें यहां से, बहुत सारे प्रश्न हमें अब तक मिल चुके हैं टोंस नदी से। तो टपकेश्वर भी इसके तट पर है, हनौल भी इसके तट पर है, और आपका त्यूनी भी इसके तट पर, तीन तो इसके तट पर ही आ चुके हैं। सर वैसे टपकेश्वर तो ऋषिकेश में पड़ता है ना, आई थिंक मंदिर। नहीं, वो अलग है, वो वाला अलग है सर, वो भी शिव का ही है ना। वो ऋषिकेश और ये तो आप एक दूसरे काफी दूर है ना, इनका कोई संबंध नहीं है। ये भी शिव का ही मंदिर है, महाशिवरात्रि में मेला वगैरह लगता है। सर वो भी शिव का ही है वैसे ना। हाँ, वो भी शिव का मंदिर है। यस सर, अलग अलग। लेकिन वो शिव का मंदिर जो फेमस है, जहां पर ये लोग वो नहीं जाते हैं सावन के महीने में। यस सर। पूरे भारत से लोग यात्रा करने के लिए आते हैं, कांवड़ लोग। ओके सर। वो भी ऋषिकेश के नजदीक है, लेकिन वो ऋषिकेश में है नहीं, वो पौड़ी में है। वो भी शिव मंदिर है, सबसे बड़ा तो वही है ना। हाँ सर, सबसे बड़ा वही है। हाँ, लेकिन वो ऋषिकेश के नजदीक है, लेकिन ऋषिकेश डिस्ट्रिक्ट मतलब देहरादून डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता, वो पौड़ी में आता है वो।
हाँ सर, उसकी स्टोरी है ना, शिप के उसके शिवलिंग के ऊपर पानी टपकते रहता है हाँ हाँ, उसके। मतलब इसलिए वो मतलब जल चढ़ाने जाते हैं ना वहां, बहुत नाम है उसका। यस सर, यस। अच्छा, प्रश्न बन रहे थे ओके। काफी, पर्यटन स्थल टोंस वो चल रहा था। अच्छा, और कुछ प्रश्न है तो देखता हूं यहाँ पर। टोंस नदी से प्रश्न उठ रहे हैं। अच्छा, बांध, कोई बांध वगैरह है तो वो देख लेता हूं। एक बांध है फेमस, किसाऊ बांध, टोंस नदी पर। तो एक प्रश्न बना देता हूं पहले। टोंस नदी पर देहरादून, ये देहरादून और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। टोंस नदी पर देहरादून में किसाऊ बांध, किसाऊ बांध है। ध्यान रखिएगा, बाद में जैसे उत्तराखंड के निम्न बांधों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम पूछेगा तो उस समय जरूरत पड़ेगी इसकी। 253 मीटर इसकी लगभग हाइट है। मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, 253 मीटर ऊंचाई है इसके किसाऊ बांध की ऊंचाई। और हमें टेहरी बांध की ऊंचाई 260.5 260.5 मीटर याद होनी चाहिए। उससे हम तुलना कर सकें उत्तराखंड के निम्न बांधों का सही क्रम लगाओ उनकी ऊंचाई के अनुसार। इतना तो तय है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, 260.5 मीटर। अब उसके बाद किसाऊ है, या किसाऊ दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, हो सकता है। लेकिन हमें उत्तराखंड के बहुत सारे बांध भी चाहिए होंगे। अभी अभी तो केवल एक ही नाम सुना हमने, किसाऊ बांध। तो मैं इसको यहां पर पॉइंट कर जाता हूं, बाद में जब तुलना कराऊंगा उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो अभी हमने एक नया बांध सुना है कुल मिला के, ये टोंस नदी पर था और किसाऊ बांध के नाम से फेमस। अच्छा, एक और प्रश्न अच्छा सा मिला हमें, और देखते हैं टोंस नदी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे हैं। देहरादून में टोंस नदी पर और भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं या बनाए जा रहे हैं, निर्माणाधीन है। और इसमें एक आध जैसे छिब्रो और खोदरी जल विद्युत परियोजना पूछा था। जैसे ही किसाऊ बांध से टपकेश्वर से आगे की ओर आते हैं हम, तो वहीं पर इस पर हिमाचल प्रदेश के संयुक्त प्रोजेक्ट, मतलब उत्तराखंड और हिमाचल का संयुक्त प्रोजेक्ट है इचारी बांध परियोजना। और उसी इचारी बांध परियोजना के समीप दो जल विद्युत परियोजना, छिब्रो और खोदरी। तो मैं नोट करके प्रश्न बना देता हूं। इचारी बांध परियोजना सिंचाई के लिए और जल विद्युत के लिए, इचारी बांध परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल, उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त परियोजना, उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है। इचारी बांध परियोजना का जिक्र हो रहा था। अब टोंस नदी पर जिक्र हो रहा है, इसका मतलब टोंस नदी पर ही है वो। अच्छा, यहीं पर जहां पर ये बांध परियोजना है, वहीं पर से जल विद्युत उत्पादन क्षमता हेतु दो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। मतलब टोंसी नदी पर होंगे हालांकि वो, इसी के समीप, इचारी बांध के समीप। फिर तो नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं, टोंस नदी पर देहरादून में, क्योंकि और तो डिस्ट्रिक्ट हो ही नहीं सकते, या तो उत्तरकाशी होगा, उत्तरकाशी से हम बहुत पहले ही क्रॉस हो चुके हैं, मतलब इस वजह से अब देहरादून ही में होगा। जितने भी प्रश्न बनेंगे सब देहरादून। तो टोंस नदी पर देहरादून में दो विद्युत परियोजनाएं इचारी बांध के समीप, छिब्रो अब ये देहरादून में हम लोग, टोंस नदी के लिए आ रहा प्रश्न, छिब्रो और खोदरी 120 मेगावाट की खोदरी जल विद्युत परियोजना है, मतलब बिजली पैदा करने के लिए जल विद्युत परियोजना है। इचारी बांध के पास है, इस वजह से इचारी बांध के समीप क्वेश्चन आया है। दो और प्रश्न मिल गए हमें। इचारी बांध मतलब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बॉर्डर में है, और टोंस नदी पर है। उसी पर जहां पर ये बांध परियोजना, वहीं पर दो छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं, तो उनका नाम पूछ दे रहा है प्रश्न। और उनके नामों की बात करूंगा तो यहां पर देहरादून में छिब्रो और खोदरी जल विद्युत परियोजना है। तो अब एक पावर आई थी, आपको ध्यान होगा, अगर ये पूछे टोंस नदी पर कहीं हमने पावर जल विद्युत परियोजना लिखी थी, ये देखिए पावर जल विद्युत परियोजना। अब हमारे पास तीन जल विद्युत परियोजना आ गई, छिब्रो, खोदरी और पावर, जो कि टोंस नदी पर है। और दो बांध आ चुके हैं, इचारी बांध, चूंकि इचारी बांध का महत्व इसलिए नहीं है चूंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है, लेकिन किसाऊ बांध उत्तराखंड का है, इस वजह से हमने उसका जिक्र किया, उसकी हाइट भी बताई। तो दो बांध आ चुके हैं, तीन जल विद्युत परियोजना आ चुकी है अब तक।
और हम हैं टॉस नदी पर, और इचारी बांध, छिब्रो जल विद्युत परियोजना, खोदरी जल विद्युत परियोजना, और फिर तब जाके कालशी में पहुंचेंगे। 3 शहर आ चुके हैं, त्यूनी, हनोल और टपकेश्वर। 2 बांध, 3 परियोजनाएं, 3 शहर टॉस नदी पर। अच्छा, तब जाके टॉस नदी कालशी के पास मिलती है। तो एग्जैक्ट कालशी टॉस और यमुना के संगम पर हुआ, लेकिन प्रश्न पूछ दिया है कालशी किस नदी के तट पर है, और कालशी के पास यमुना से टॉस कहां से मिलती है वो तो मैंने लिख दिया, दाहिने से मिलती है। अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे कि कालशी किन नदियों के संगम पर है, सरल है क्वेश्चन, आप कहोगे टॉस और यमुना। लेकिन अगर प्रश्न पूछ दे कालशी किस नदी के तट पर है, तो फिर प्रश्न अलग हो जाएगा। यह भी एक प्रश्न है अपने आप में। तो तब अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो कालशी यमुना नदी के तट पर है, न कि टॉस नदी के तट। तो ये थे हमारे जल विद्युत परियोजनाओं के नाम। तो अब जाके टॉस से हमारे प्रश्न अगर आप चाहें तो गिन सकते हैं कि लगभग कितने प्रश्न हमने बनाए होंगे टॉस नदी से। छोटा सा टॉपिक था टॉस नदी तंत्र, और अब ये पूरा नहीं हुआ, केवल टॉस और यमुना नदी तंत्र करके हमने हेडिंग डलाई थी। ये हमारा टॉपिक था टॉस यमुना नदी तंत्र। और 3 नदी तंत्र अपने आप में कितना समय लगाएंगे आप अनुमान लगा सकते हो। उसमें सबसे पहले टॉस यमुना नदी तंत्र में भी केवल टॉस उठाया हमने। तो पहला प्रश्न था कि इसका अगर उद्गम पूछ देता है, पहला प्रश्न यह है, केवल उद्गम पूछा गया है प्रश्न। तो उद्गम नॉर्मल पूछे तो रुक्मिन सुपिन, अगर डिटेल पूछे तो ये, मतलब ये दूसरा पॉइंट है डिटेल में, कि वो हिमाचल के डोडरा, ये जगह का नाम भी पूछ दिया, डोडरा क्वार क्षेत्र से, और सुपिन उत्तरकाशी के स्वर्गारोहणी से, अलग अलग पूछे थे। 2 प्रश्न हमारे पास आ गए। अच्छा, इसके अलावा जो हमने बताया कि रुपिन सुपिन नदियां उत्तर कहां पर मिलती हैं, संगम कहां पर बनाती है, तो तीसरा प्रश्न, जहां पर संगम बनाती तो नेटवाड़ क्षेत्र है। एक एक लाइन इंपोर्टेंट है। अच्छा, फिर रुपिन सुपिन, यहां पर एक और क्वेश्चन, बाद में इसको तमसा भी कहते थे, लेकिन तमसा मूलतः हिमाचल से निकलने वाली नदी को कहते हैं इस वजह से, लेकिन फिर भी तमसा का किसका नाम है पूछा है प्रश्न। टॉस नदी सब उत्तराखंड की सबसे पश्चिमवर्ती नदी है टॉस, 5वां प्रश्न था। टॉस नदी हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाती, 6ठा प्रश्न। टॉस नदी उत्तराखंड में 2 जिलों में बहती है, ये भी 7वां प्रश्न हमारा। मतलब हम मान के चलेंगे हमने इतने प्रश्न बना रहे हैं टॉस से। अच्छा, कालसी के बाद दाहिनी ओर से मिलती है, ये भी हमें पता चल गया, और उसकी लंबाई भी पता चल गई, 9 प्रश्न मिलते हैं टॉस नदी से। अच्छा, उसके बाद जो प्रश्न है कि टॉस नदी पर हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर पावर जल विद्युत परियोजना है, तो ये 10वां प्रश्न था। टॉस नदी देहरादून में जौनसार जाति का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, 11वां प्रश्न। हनौल बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, किस नदी के तट पर, तो टॉस। अच्छा, 12वां प्रश्न था कि त्यूनी पर देहरादून में, 12वां प्रश्न कि देहरादून में स्थित त्यूनी टॉस नदी के तट पर है। त्यूनी भी एक पर्यटन स्थल है, और त्यूनी से लोहाघाट जो हाईवे बन रहा है वो सुर्खियों में है, इस वजह से उसका पश्चिमी पूछता है कि हिमालयन हाईवे का पश्चिमी केंद्र, पश्चिमी सिरा कहां मिलता है, तो त्यूनी में, देहरादून में। अच्छा, और प्रश्नों की बात करूंगा तो टॉस नदी के बेसिन में सर्वाधिक वन है, ये भी अच्छा प्रश्न है, 13वां प्रश्न मिला हमें। टॉस नदी पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और शिव टपकेश्वर है, आपको पता चल गया है, देहरादून में है टपकेश्वर, तो ये है 14वां प्रश्न। 15वां प्रश्न यहां पर ये बना है, टॉस नदी पर देहरादून में किशाऊ बांध जल बांध है, नॉर्मल प्रश्न है, अगर उस बांध की हाइट पूछेगा तो ये आ जाएगा। अच्छा, इचारी बांध और उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त परियोजना पर है, ये भी 16वां प्रश्न था हमारे पास, ये भी टॉस ही पर आएगा, नदी आएगी तो। अच्छा, इसके बाद 17वां प्रश्न था कि टॉस नदी पर देहरादून में 2 छोटे मोटे जल विद्युत परियोजना है, खोदरी और छिब्रो जल विद्युत परियोजना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें टॉस नदी, जो कि उत्तराखंड की सबसे पश्चिमी नदी थी, वहां से 17 प्रश्न मिले हैं। ठीक है, कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। ढंगवाल जी, कुछ डाउट जैसा लग रहा है? हेलो अंकित, कोई डाउट नहीं कंफ्यूजन है इसमें? सर। क्योंकि 15, 16, 17 क्वेश्चन बना लिए हमने इससे पहले, क्योंकि बहुत सारी नदियां आने वाली हैं, फिर बाद में बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए कंफ्यूजन अभी खत्म कर लो, कंफ्यूजन नहीं है सर, ठीक है ना। अब मैं यमुना लेने वाला हूं, यमुना नदी। जैसे यमुना नदी लूंगा तो फिर हमें पता चल जाएगा, अच्छा यमुना की सहायक है टॉस, तो बाद में टॉस से तो हमें 17 क्वेश्चन, तो यमुना से इसका मतलब और ज्यादा क्वेश्चन है। ओके ना? जी सर। हाँ, फिर ऐसे, फिर कहीं किसी भी बुक से पढ़ लो, आपको क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। लेकिन एक बार ये सेट, अभी तो सरल था, सबसे सरल पार्ट था ये नदी तंत्र का। ओके सर।
अच्छा, इसके अलावा जो प्रश्न पूछे, एक बार प्रश्न पूछा था कि डोडरा क्वार जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश से, उससे कौन सी नदी निकलती है, मतलब उल्टे सीधे प्रश्न पूछेगा तो आप कर लो। यस सर, ओके। और नेटवाड़ किन दो नदियों के संगम पर है, प्रश्न बन जाएगा आपका। पावर जलविद्युत परियोजना मतलब कहां पर हुई, तो वो टोंस नदी पर हुई, ऐसे प्रश्न पूछे हैं। किशाउबाद की ऊंचाई पूछ देता है कभी कभी। तो जितने भी प्रश्न होंगे मान के चल रहा हूं मैं, हो जाएंगे, ठीक है। यस सर, यस सर। अच्छा, तो 17 क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हुए हैं। अब मैं यमुना नदी पूरी तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैं उसकी शुरुआत बताता हूं क्या है कैसा है। यस सर। यमुना नदी, यमुना नदी कहीं पर उत्तराखंड में, कहीं पर क्या पुराणों में भी इसे कालिंदी भी कहा गया है। कालिंदी जहां पर ये निकलती है, इसके उत्तर में ना, जहां पर से निकलती है, मतलब यमुनोत्री कांठ है, बंदर पूंछ, उसके उत्तर में कालिंदी पर्वत है। इस वजह से कालिंदी नदी कहते हैं उसको, कलिंद पर्वत कहते हैं उसको पुराणों में। बंदर पूंछ के माउंट मैनसिफ क्षेत्र जो है, बहुत सारी पहाड़ियां वहां पर है, वहां पर से जब निकलती है तो इसके उत्तर की ओर कालिंद पर्वत है, इसलिए इसका नाम कालिंदी कह दिया है। अच्छा, अब यमुना नदी की से प्रश्न बनने वाले हैं। वैसे ही कोशिश करेंगे कि हम नंबर डालेंगे और यमुना नदी कहां से है। रफली तो मैंने आपको डायग्राम बता दिया है कि यार एक छोटा सा डायग्राम था और इतना सा बता रखा है हमने रफ स्केच में। इसमें हमने कुछ नहीं कहा है, हमने कहा कि ये यमुनोत्री का क्षेत्र है, यमुनोत्री कांठा, कहीं बंदर पूंछ लिख देता है, कहीं कुछ लिख देता है, कहीं कालिंद पर्वत लिखता है। तो यहां से यमुना नदी निकलती है, सीधे आई, उत्तर काशी क्रॉस करने के बाद देहरादून में चली गई और कालसी में इसमें टॉस मिल गई। फिर टॉस और यमुना मिलके यमुना ही कहलाई और यमुना के नाम से आगे बढ़ गई। ये आगे बढ़ गई तो यहां से हरियाणा में प्रवेश कर गई, हरियाणा के यमुनानगर में चली गई और यहां से फिर दिल्ली, आगरा, मथुरा, उसके बाद इलाहाबाद में गंगा से मिल गई। बस इतना सा प्रश्न है। और फिर इसकी छोटी मोटी सहायक नदियां हम इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, भारत के भूगोल में भी पढ़ते हैं, कौन उसकी सहायक नदियां थी, क्या था। तो वो ज्यादा टफ नहीं है, मतलब अगर सरल तरीके से पढ़े तो ये है। लेकिन इसके अंदर कितने क्वेश्चन है उसको कवर करने के लिए हमें एक एक करके इसको प्रश्न बनाने पड़ेंगे। अब सबसे पहले जैसे यमुना नदी का, जैसे टॉस का उद्गम लिख रहे थे, यमुना नदी का भी उद्गम लिखेंगे हम कि कहां से निकलती है। कई ऑप्शन दे रखा है आजकल इसके, कहीं यमुनोत्री लिखता है, कहीं यमुनोत्री कांठा लिख देता है, कहीं लिख देता है कि बंदरपूंछ ग्लेशियर, कहीं लिखता है कालिंद पर्वत। तो हम इसका उद्गम लिखने वाले हैं। उत्तर, मतलब अगर ऐसे प्रश्न बनाए डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछे, उत्तर काशी से निकलती है, उत्तर काशी के, मैं पूरा लिखूंगा ताकि प्रश्न जाए नहीं। यमुनोत्री ग्लेशियर के समीप, अब यमुनोत्री पुराना हो गया, नहीं तो यमुना यमुनोत्री से निकलेगी, सीधी सी बात है, गंगा गंगोत्री से निकलेगी, कॉमन क्वेश्चन तो ये है। लेकिन घुमाने वाली बात है तो फिर ऐसे, यमुनोत्री ग्लेशियर के समीप बंदरपूंछ, आजकल ये देने लग गया है, बंदरपूंछ ग्लेशियर, कहीं पर उसे यमुनोत्री ग्लेशियर के जहां से वो निकलती है उस क्षेत्र को यमुनोत्री कांठा कहते हैं, वो भी लिख देता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। जनरल क्वेश्चन ऐसे लिख दे रहा है, लेकिन जहां पर ये क्षेत्र है जहां से, तो वहां पर मतलब काफी पर्वत श्रृंखलाएं एक साथ हैं, उसे माउंट मैनसिफ कहते हैं। जैसे प्रश्न पूछ दिया एक बार, मैं देख रहा था कहीं कि यमुनोत्री जहां से, मतलब यमुनोत्री क्षेत्र है उसे यमुनोत्री कांठा कहते हैं। ये पर्टिकुलर क्षेत्र कहीं पर ऐसे भी लिखा रहता है, यमुनोत्री कांठा। अब नदी वहां कब से निकलने लगी, कब कब उसके नाम परिवर्तित किए गए, ये इतिहास की धरोहर है एक हिसाब से। इसलिए बुकों में सब नाम मिल जाएंगे आपको कि कहां से निकलती है, क्या है इसका मूल नाम, क्या है, जहां से निकलती है। तो इसलिए कई जगह आपको मिल जाएंगे। और इसके उत्तर की ओर देखोगे आप, पहला प्रश्न बनाया मैंने, दूसरा बना देता हूं कि जहां से निकलती, खासकर आजकल इसके हिसाब से देखूंगा तो बंदरपूंछ ग्लेशियर, इसके उत्तर की ओर कलिंद पर्वत है, मतलब बंदरपूंछ के, बंदरपूंछ के उत्तर की ओर कलिंद पर्वत है। अतः
इसे, अब ऐसा लगता है कि यार इसका मूल उद्गम वहीं से होता है क्योंकि कलिंद पर्वत इसके ऊपर है, बहुत ज्यादा हाइट पर है, वहां का पानी भी इसी में आना ही है, अतः इसे कालिंदी भी कहा जाता है, कालिंदी भी कहा जाता है। कि इसके उत्तर की ओर कालिंद पर्वत था, इस वजह से इसका नाम कालिंदी कर दिया गया है, इसने प्रश्न पूछ दिया है, कई बार पूछा है इसने। कहते हैं कि ग्लेशियर के समीप मतलब उत्तर की ओर यमुनोत्री कांठा जिसे कहते हैं उसके उत्तर की ओर कालिंद पर्वत है, इसलिए इसे कालिंदी भी कह देते हैं इस नदी को। और इसकी यमुना नदी की खोज का श्रेय ऋषि असित को जाता है, बताते हैं उन्होंने यहां पर तपस्या की थी। एक प्रश्न और, क्योंकि महत्वपूर्ण नदियां हैं, यमुना नदी की खोज का श्रेय ऋषि असित को जाता है, ऋषि असित को जाता है। पौराणिक काल में ऋषि असित का तपस्या स्थल हुआ करता था ये, इस वजह से खोज का श्रेय ऋषि असित को गया है। और असित ऋषि ने ही पहली बार यह बताया कि इसका मूल उद्गम यमुनोत्री कांठा क्षेत्र है, और यहीं पर इसलिए यमुनोत्री के पास ही असित ऋषि की कुटिया भी है, बताते हैं जहां पर यमुनोत्री है आज की डेट में। अतः यमुनोत्री, जैसे हम लोग जाते हैं घूमने तो यमुनोत्री के पास ही असित ऋषि की या ऋषि असित की कुटिया है। ये तीसरा प्रश्न मिला हमें। अभी प्रश्न पूछ दिया था एक बार, मैं देख रहा था कहीं पर, मतलब उत्तर काशी में स्थित ऋषि असित की जो कुटिया है वो किस नदी के तट पर है, क्योंकि यमुना नदी को खोजने का श्रेय है इनको, इस वजह से ठीक ही हुआ उसी नदी के तट पर हुआ। तो प्रश्न मिल गया हमें एक और। अच्छा, उसके बाद जैसे यमुना आगे बढ़ेगी तो यमुनोत्री में पहुंचती है, और यमुनोत्री में यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कार्य किसने किया, या यमुनोत्री, जैसे प्रश्न बनाएगा तो यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कार्य किसने किया, तो एक प्रश्न बना देता हूं फिर से, क्योंकि जैसे जैसे प्रश्न पूछे हैं वैसे वैसे हम उत्तर दे रहे हैं। अब यमुना नदी, कल मैं इसका रफ स्केच भी बनाऊंगा। यमुनोत्री मंदिर, वैसे तो इन मंदिरों के बारे में बताना बड़ा मुश्किल है, किसने बनाए होंगे, बहुत मुश्किल है। अब ऋषि असित की तपस्या का जो टाइम पीरियड था वो वैदिक काल होता होगा, और पौराणिक कालों की बात है। अब उस समय मंदिर किसने बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, वो अलग बात है, वैदिक सभ्यता के पुनरुद्धार के लिए बनाया होगा। लेकिन बाद में शंकराचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण किया वैदिक धर्म की परंपरा के लिए, वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए, तो फिर धीरे धीरे मतलब ब्राह्मण धर्म का बोलबाला जब फिर से स्थापित हो गया पूरे भारत में, उस समय इन मंदिरों को फिर से बनाया जा रहा था। इसलिए कहीं पर आप पढ़ोगे तो मतलब यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कार्य, तो उसमें टिहरी नरेश प्रताप शाह को दिया जाता है, तो इसलिए मैं वो लाइन लिख देता हूं, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कार्य टिहरी नरेश प्रताप शाह को जाता है, या प्रताप शाह ने किया था। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रश्न भी मिस न हो, इसलिए प्रश्न बनते जा रहे हैं। अच्छा, पांचवा प्रश्न जो नॉर्मल क्वेश्चन है, कहीं या तो हिस्ट्री से पूछे हैं या इधर उधर से कहीं से भी पूछे हैं, उन प्रश्न को मैं निपटा रहा हूं। और पूछा है कि यमुना नदी उत्तराखंड के कितने जिलों में बहती है, तो यमुना नदी उत्तराखंड के 2 जिलों में बहती है। यमुना नदी उत्तराखंड के 2 जिलों में बहती है। पहला उत्तरकाशी, ठीक ही हो गया सेम जैसे, और दूसरा देहरादून, सेम जैसे तमसा नदी या टोंस नदी थी, वो भी 2 जिलों में बहती है, ये भी 2 जिलों में बह रही है। अच्छा, इससे पहले कि हम कालशी पर पहुंचे, तो कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता है कि उत्तरकाशी के किसी शहर का नाम पूछ देगा कि उत्तरकाशी का ये शहर किस नदी के तट पर है, तो हम कोशिश करेंगे कि उत्तरकाशी में यमुना नदी के तट पर कोई शहर होगा, तो केवल उत्तरकाशी में, न कि देहरादून में। तो मैं एक प्रश्न फिर से बनाता हूं, यमुना के तटीय शहर, और वो भी केवल उत्तरकाशी के होंगे, न कि देहरादून के। जब देहरादून में आएगी नदी तो हम वहीं पर उसके तटीय शहर लिख लेंगे।
तो यमुना के तटीय शहर, कोई उत्तरकाशी का महत्वपूर्ण शहर जो यमुना नदी के तट पर हो यमुनोत्री मंदिर के अलावा, तो उस प्रश्न को कवर करने के लिए मतलब यमुनोत्री से ही शुरुआत करने वाले हम। यमुनोत्री ये तो होगा ही होगा, यमुनोत्री लिखो या यमुनोत्री मंदिर लिखो, एक तो ये होगा। अच्छा, उसके अलावा और कौन हो सकते हैं? इसके अलावा आपको प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जानकी चट्टी मिलेगा, मतलब उत्तरकाशी के पर्यटन स्थल आ रहे हैं या ऐसे शहर जो कहीं न कहीं यमुना नदी के तट पर हैं। इसके अलावा यहां पर फूल चट्टी, हनुमान चट्टी, तीन चार नाम आ चुके हैं अब तक। यमुनोत्री मंदिर, वहां से शुरुआत की यमुना नदी की, फिर आगे बढ़ी तो जानकी चट्टी, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी, बहुत सारे नाम वहां पर, श्यान चट्टी, नौगांव, श्यान चट्टी, नौगांव, ये वो पर्यटन स्थल है सब आसपास ही जितने भी नाम आ रहे हैं। कभी कभी पूछता है ना प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी किन नदियों के तट पर हैं या किस नदी के तट पर हैं, तो आपको प्रश्न बन जाएगा कि हाँ यार ये उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में तो यमुना नदी के तट पर होंगे, आप अनुमान भी लगा सकते हैं ऐसे। अच्छा, ये वो नाम थे जो कहीं न कहीं उत्तरकाशी में थे। और अच्छा, उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे आपको जैसे एक जगह नैनबाग भी लिखता है, कहीं एक नाम और लिख देता हूं मैं, हालांकि नैनबाग का क्षेत्र फिर टिहरी बॉर्डर है, टिहरी का क्षेत्र भी है इसमें, लेकिन इसको देखोगे तो टिहरी की सीमा पर है। और उन दिनों तो ऐसा था नहीं, टिहरी उत्तरकाशी सब एक मतलब एक ही था कहीं ना कहीं, ये बाद में फिर नैनबाग का क्षेत्र टिहरी में चला गया, ये मतलब बॉर्डर है, टिहरी सीमा पर है लगभग आज की डेट में। और उसके बाद आ जाओगे आप देहरादून में, और जैसे देहरादून में आओगे तो वहां पर लाखा मंडल है, कालसी है, डाक पत्थर, अगर और पूछ रहा है तो यहां पर लाखा मंडल, लाक्षा ग्रह कहते हैं जिसको देहरादून में, लाखा मंडल, डाक पत्थर, कालसी, जैसे हमने लिखा तो है कालसी यमुना और टॉस नदी के संगम पर है। अगर एक नाम बोल दे तो पहले आपको यमुना बोलना पड़ेगा, यमुना नदी के तट पर हुए है, और तब जाके अगर संगम पूछे तो प्रश्न अलग है। तो ये देहरादून के नाम है, तीन के तीन देहरादून। तो यमुना के तटवर्ती शहर मिले हमें, चाहे ये सब उत्तरकाशी के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये बॉर्डर का नाम था नैनबाग, टिहरी सीमा पर है, और उसके अलावा ये देहरादून के नाम। तो ये शहर कहीं न कहीं सब यमुना नदी के तट पर है। तो यमुना नदी के तट पर उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण, कभी कभी प्रश्न पूछता है, डीप प्रश्न बनाएगा तो इनमें से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर नहीं है, तो उस समय ये प्रश्न आपके काम आ जाएगा। तो ये सब कहीं ना कहीं परीक्षा वाणी में भी लिखा हुआ है इनडायरेक्टली, लेकिन वहां पर इस टाइप से कुछ मतलब एक साथ कलेक्ट करके नहीं लिखा हुआ है, वो थोड़ा पढ़ने में समझने में टफ होता है। लेकिन हम यहां कोशिश कर रहे हैं कि जब यमुना पढ़ने तो यमुना के जितने भी प्रश्न हैं सब एक साथ आने वाले, और फिर लास्ट में इसका रफ स्केच बनाऊंगा क्या क्या था प्रश्न, तब आपकी समझ में आ सकता है कि हाँ मतलब उसका रफ स्केच बनाने से या उत्तराखंड के मानचित्र में रफ स्केच बनाने से कैसे कैसे सरल भाषा में समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। तो ये थे यमुना नदी के तटवर्ती शहर। अच्छा, अब फिर हम जैसे यमुना नदी कालसी में आती, कहीं पूछता है कि कालसी किस नदी के तट पर है, तो यमुना, अगर किस नदी के संगम पर है तो यमुना और टॉस, दो प्रश्न अलग अलग है। अच्छा, इसके अलावा पूछा है कि जानकी चट्टी में यमुना नदी से कौन सी नदी मिलती है। अब जब हम नदी को ला रहे होंगे बंदरपूंछ ग्लेशियर से, तब कौन कौन से बॉर्डर आते हैं वहां पर, वो सब आपको दिखाता रहूंगा मैं, तो लेकिन वो बाद में रफ स्केच बनेगा तब। अच्छा, और यमुना से जो प्रश्न बनते हैं एक आध और बनाता हूं कि यमुना नदी की कुल लंबाई उत्तराखंड में कितनी है पूछा है। यमुना नदी की लंबाई, मतलब उत्तराखंड में यमुना की नदी, वैसे तो यमुना नदी अपने आप में लंबी है, अगर इलाहाबाद तक की बात करें तो बहुत लंबी नदी है, वो 1375 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन उत्तराखंड में यमुना की लंबाई पूछेगा तो 136 किलोमीटर। अब 136 किलोमीटर कहां से कहां होगी ये हमारे दिमाग में चल रहा है। जैसे हम कहते हैं यार कालसी तक ही होगी क्या, या कालसी से आगे, क्योंकि यमुना तो कालसी से आगे भी जाती है, तो कालसी से आगे तक होगी, तो इसका मतलब जहां तक यमुना जाती है उत्तराखंड में, मतलब यमुनोत्री से जहां से हम माना है उसको बंदरपूंछ या यमुनोत्री,
अब प्रश्न पूछा है कि यमुना की जो लंबाई है वो कहां से कहां तक होगी, या यमुना नदी टोटल लंबाई जो हमने मानी है वो मतलब यमुना का अंतिम छोर कौन सा है, अगर ऐसा प्रश्न बना दे तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। तो यमुना जब धौलीपुर के बाद यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश कर जाती है, धौलीपुर लिखता है कहीं पर, धौलीपुर, तो वहां मतलब ये देहरादून में है और हरियाणा के बॉर्डर में है। तो यमुनोत्री से लेकर धौलीपुर तक टोटल लंबाई 136 किलोमीटर, जबकि टॉस की लंबाई थी जहां से वो निकलती थी वहां से कालशी तक, तो लेकिन उसके बावजूद भी यमुना छोटी है, सोचिए वो 148 किलोमीटर है, 136 किलोमीटर है। इसलिए कभी कभी उत्तराखंड की निम्न नदियों का लंबाई के अनुसार सही क्रम लगाओ पूछेगा तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। ये थे अभी तक के जितने भी प्रश्न हैं, अभी तक यमुना से जो हमने प्रश्न बना रखे हैं, छोटे से 2 3 4 प्रश्न। यमुना नदी यहां पर हेडिंग डाली थी मैंने, पॉइंट डालता जा रहा था मैं, 5 पॉइंट मैंने 6 पॉइंट लिख दिए थे, उसके तटवर्ती शहरों का जिक्र कर रहा था, और ये 7वां पॉइंट था, यानी 7 प्रश्न अब तक हम यमुना नदी से बना चुके हैं। लेकिन हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैपिंग करूंगा मैं तब आगे बढ़ाऊंगा इस पॉइंट को, इसलिए यहीं पर रोकूंगा इस क्लास को।